साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन में। अ, जो हमने उपन्यास देखे, उपन्यास के जो भी महत्वपूर्ण कथन है, पात्र है, वह सब कुछ हमने री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखे हैं। और आज हम बढ़ रहे हैं कहानियों की ओर। कहानियों में हम प्रारंभ करेंगे आज। जो कहानियाँ हैं हमारी नेट पाठ्यक्रम की, वह कहानियाँ हम अ, ऐसे देखेंगे जैसे कि परीक्षा में पूछे जाने योग्य कथन हो, पात्र हो, वह सब कुछ देखेंगे। तो आज जो है हम प्रारंभ करते हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, यह कहानी। इसके बाद चंद्रदेव से मेरी बातें, उसके बाद दुलाई वाली, फिर एक टोकरी भर मिट्टी, और फिर जो है उसके बाद राही कहानी, यह हम देखेंगे। आज जो है यह चार कहानियाँ, इन चार कहानियों के का जो महत्वपूर्ण पात्र है, महत्वपूर्ण कथन है, यह हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो यह जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, यह कहानी हम्म, अ, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो सब कुछ जो है वह निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो आपका शुल्क सिर्फ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, यही है। तो वह शुल्क आप अवश्य ही दे दोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। यह जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, यह कहानी राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित है। और यह बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष का ही नाम है, बंग महिला। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित 1904 में प्रकाशित यह कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थी। और यह जो है निबंध के रूप में आत्मकथा, पत्रात्मक शैली में लिखी हुई कहानी, निबंध के रूप में पत्रात्मक शैली में लिखित कहानी जो है वह है चंद्रदेव से मेरी बातें। अभी बहुदेव पांडे ने कहा है, बहुदेव पांडे ने इस कहानी को बहुदेव पांडे ने इस कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो ही चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? तो बहुदेव पांडे ने माना है, याद रखिए। अब इस कहानी के पात्र देखते हैं। पात्र कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके पात्र जो है, इसके पात्र लेखिका और चंद्रदेव दो ही है। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया। यानी लॉर्ड कर्जन जो उस समय के वायसराय थे, उस पर करारा व्यंग्य किया है राजेंद्र बाला घोष ने, यानी लेखिका ने, बंग महिला ने। उसके बाद अंग्रेजी सरकार था, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। उस ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर भी इस कहानी के अंतर्गत अ, अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह, यानी जो लॉर्ड कर्जन को जो है, जो भारत की दीनहीन जनता है या दीनहीन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखने का आग्रह चंद्रदेव से किया है, यानी लॉर्ड कर्जन को। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया, यानी प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ होती है उस पर ही लेखिका ने व्यंग्य किया है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीली फीकी सी जान पड़ती है। अभी कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो विद्वान हैं, उस पर ही इस कहानी के अंतर्गत से माध्यम से व्यंग्य किया गया। अभी इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण कथन जो है वह महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। इसमें भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर है, आपको मृत्यु कहाँ? यानी भगवान चंद्रदेव जो है वह अमर है, उनको कभी मृत्यु नहीं है। परलोक बनना, परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं, यानी देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, यानी वह जो देवता जो है वह भी कैसे होते हैं, जो चंद्रदेव को ही अमृत देकर चंद्रदेव को उसने अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। यानी वह कहती है कि भगवान होकर भगवान का भला करने के लिए उन्हें भगवान को ही अमृत दिया और उसको अमर कर दिया। तो वह अंग्रेज जो है, अंग्रेज खुद की जाति, अंग्रेज जो है वह इंसान है, लेकिन वह अंग्रेजी इंसान को ही भला, अंग्रेजी इंसानों का ही भला
कर सकता है, ऐसा वह कहते कि जाति वालों का ही पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या, यानी वालों का ही पक्षपात करे तो इसमें आश्चर्य नहीं है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। यानी वह कहती है चंद्रदेव से कि यदि आपको अंग्रेजी शासन व्यवस्था या अंग्रेजी जाति का ही भला करना है, सेवा करनी है, तो मेरा एक कहना है कि आप जो है एक एप्लीकेशन निवेदन जो है आधुनिक प्रभु, यानी आधुनिक प्रभु किसको कहा है, तो लॉर्ड कर्जन को कहा है, उसके पास भेज दीजिए। वह चंद्रदेव से लिख रही है, यानी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। अगला कथन है, आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग अंग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उसकी नौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्वार्थी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय, यानी लॉर्ड कर्जन को मिशन और कमीशन अत्यंत प्रिय है। यह जो मैं मोबाइल में PDF बना रहा था, तो वह पहला जो पन्ना है अंतिम में आ गया था, तो आप दूसरे पन्ने पर जाते हैं। ये मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे। यानी चंद्रदेव, आप दूर हो, आप आसमान से नीचे धरती पर क्या हो रहा है यह आप नहीं देख सकते। यानी कि व्यंग्यात्मक, पूरे हर एक वाक्य में व्यंग्य कुट से भरा हुआ है। अगला कथन देखते हैं, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, यानी जो विद्युत है, जो बिजली है, उसको किसी को स्पर्श करने का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता आ सकती है। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी। यानी जो बिजली जो है, बिजली के भाग्य में ही विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है, यानी इसके माध्यम से स्त्री की दशा का वर्णन किया है, स्त्रियों के दशा का वर्णन। अगला कथन देखते हैं, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीली फीकी सी जान पड़ती है, दे रहा है जान ज, जान प, जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात कर रहा है। यह प्रकृति से इसका साथ छेड़खानी, यानी जो अब जहाँ पर जंगल है वहाँ जंगल काट कर कंपनी बनाई जा रही, तो इस पर वहाँ प्रकृति के साथ जो भी छेड़खानी हो रही है उस पर की लक्ष्य दिया गया है। अगला कथन देखते हैं, भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को, यानी देवताओं का चीफ जस्टिस कौन है, तो चित्रगुप्त है। देवताओं का चीफ जस्टिस कौन है, तो चित्रगुप्त है, के साथ अवश्य ही लेते आए। आशा है कि धनंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। यह अंग्रेजी डॉक्टर एवं ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद अगली कहानी देखते हैं। यह कहानी भी राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित कहानी है। यह जो कहानी है यह दुलाई वाली कहानी है, बंगा महिला द्वारा लिखित है, और यह 1907, पहली कहानी जो थी वह 1904 में प्रकाशित थी, और भवदेव पांडे ने
चंद्रदेव से मेरी बातें को पहली राजनीतिक कहानी माना है। और यह दुलाई वाली कहानी 1907 में प्रकाशित हुई है। यह भी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। यह जो है यानी इसके साथ ही राजेंद्र बाला घोष की अन्य कहानियां देखते हैं। कुंभ में छोटी बहू 1906। इसके बाद एक मिनट, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, नहीं, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाली 1907 और कुंभ में छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909, हृदय परीक्षा। यह कहानियों का राजेंद्र बाला घोष की कहानियों का सही क्रम मैं फिर से बता रहा हूँ। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, दुलाई वाली 1907, कुंभ में छोटी बहू 1906, भाई बहन 1908, दालिया 1909 और हृदय परीक्षा। यह जो है यह सही क्रम है। प्रमुख कहानियाँ हैं इनकी पुस्तक। अभी राजेंद्र बाला घोष की पुस्तक कुसुम नामक संग्रह जो है, कुसुम नामक संग्रह का प्रकाशन किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, याद रखिए। कुसुम संग्रह किसका है? तो राजेंद्र बाला घोष का है। और इसका संपादन किसने किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे वहाँ। अब यहाँ के पात्र देखेंगे इस कहानी के पात्र है बंशीधर। बंशीधर कौन है? जानकी के पति है और नवल किशोर के मित्र है। उसके बाद नवल किशोर, दूसरा पात्र है नवल किशोर। नवल किशोर जो है वंशीधर का मित्र है, यानी वंशीधर और नवल किशोर मित्र है, दोस्त है। खूब हंसी मजाक करने वाला स्वभाव है। नवल किशोर का स्वभाव कैसा है? हंसी मजाक करने वाले। कलकत्ते से नई बहू को लेकर, यानी कलकत्ते से अपनी नई पत्नी नई बहू को लेकर वह ट्रेन से आ रही है और वंशीधर को तार भेजकर कहती है कि हम रास्ते में ट्रेन में मिलेंगे। और वंशीधर जो है वह कट्टर स्वदेशी है। दुलाई वाली कहानी में स्वदेशी कौन है? तो वह वंशीधर है, याद रखिए। जानकी वंशीधर की पत्नी है। नवल किशोर यहाँ कट्टर स्वदेशी है और जानकी जो है, जानकी नवल किशोर की पत्नी है। नवल का हंसी मजाक, यानी वह जानकी नवल किशोर की पत्नी है, नहीं, वंशीधर की पत्नी है, माफ़ कीजिए। जानकी वंशीधर की पत्नी है और नवल किशोर जो हंसी मजाक करता है, वह हंसी मजाक जानकी को कतई पसंद नहीं है। सीता कौन है? तो सीता जो जानकी की छोटी बहन है। और कहारिन, यानी जो जानकी के मायके में एक नौकरानी है, उसको कहारिन कहते हैं। और वहाँ और अन्य पात्रों में जो है वह सीता है, जो जानकी की बहन है। और वहाँ ट्रेन में 2-3 महिलाएं सहयात्रियाँ, और ट्रेन में बैठे हुए जो 2-3 महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं, वह उनकी बोलचाल की भाषाओं में बात करते हैं। वह 2-3 महिलाएं हैं सहयात्री। अभी यहाँ पर कुछ स्थान आए हैं, कुछ स्थानों के नाम भी देखेंगे हम। जो काशी में दशाश्वमेध घाट है, जिस पर वह वंशीधर स्नान करके फिर वह अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है। गोदोलिया बनारस कलकत्ता का एक स्थान है। मुगल सराय का भी नाम आया है। इलाहाबाद, पयाग यानी प्रयाग। यहाँ पर कौन कौन से नाम आए हैं देखिए। दशाश्वमेध घाट, गोदोलिया, बनारस, कलकत्ता। गोदोलिया बनारस में ही है, कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद और पयाग यानी प्रयाग। यह भी इतने शहरों के या स्थानों के नाम आए हैं, याद रखिए। दुलाई का अर्थ। अभी दुलाई का अर्थ क्या होता है? दुलाई का अर्थ एक प्रकार का ऐसा चादर या चुनरी जिसे घूंघट के रूप में ओढ़ा जाता है या घूंघट के रूप में मुंह ढका जाता है। दुलाई का अर्थ एक प्रकार का ऐसा चादर, चुनरी, आप उसको ओढ़नी भी कहते हैं, दुपट्टा भी कह सकते हैं, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी घूंघट जिस प्रकार ओढ़ते हैं उसी प्रकार उसको ओढ़ने के लिए, जैसे ओढ़नी, दुपट्टा, चादर, चुनरी, ऐसे भी कह सकते हैं। यह सब कुछ दुलाई का अर्थ। दुलाई का अर्थ क्या है? चादर, एक प्रकार का चादर, चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी घूंघट की तरह मुंह ढकने में जो काम आता है या सिर पर लेने में जो काम आता है, उसको दुलाई कहते हैं, याद रखिए। यह पूछा था दुलाई का अर्थ क्या है पहले। अभी यहाँ पर इसके कथन देखेंगे। नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, ये सही पर रहेगा तो देश में ही। यह जो है, यह
किसके बीच में संवाद है? यह जानकी देई और उसके पति वंशीधर के बीच में यह दोनों का संवाद है। अगला कथन देखते हैं। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से फुर्सत मिल गई। यानी यह जो है यह कथन लेखिका का है और यह अंतिमतः इस कथन से ही कहानी का समापन होता है, कहानी समाप्त हो जाती है। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर को पहुँचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिल गई। अगला कथन देखते हैं। इस कहानी में ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन नहीं थे। पहली मेहरूबा बड़ी उजब रहला भला केहूँ के चिल्लाए से रेलीवा कहोर। यानी वो कहती है कि जो नवल किशोर जो है अपनी पत्नी को बिठाकर कहीं दूर वहाँ घूंघट ओढ़ कर बैठता है, तब वहाँ जो बनारस के आसपास की जो महिला है वह अपनी भाषा में कह रही कि ट्रेन जो है कोई आवाज़ दे, रोको भाई हम आ रहे हैं, भाई रोको रोको हम आ रहे हैं। ऐसा कहने से ट्रेन नहीं रुकेगी, ऐसा वह कह रही है। और अगला कथन है, अरे तुम क्या जानो। यानी यह जो है यह कौन कह रहा है? यह जानकी देई नवल किशोर के पत्नी से कह रही है। नवल किशोर की पत्नी का कोई संवाद नहीं है कहानी में या कोई नाम नहीं, सिर्फ नवल किशोर की पत्नी इतना ही उल्लेख आया है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी 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 ही ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आए। यह जो है जानकी देई नवल किशोर की पत्नी से कहती है। यह कथन थे। अभी इसके बाद की अगली कहानी देखेंगे। अगली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। यह एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है और यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित सर्वप्रथम हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी है, 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन भी माधवराव सप्रे ने किया था, याद रखिए। सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। अभी यहाँ पर इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। देवी प्रसाद वर्मा और अन्य जो विद्वान हैं उनके सहमति से इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। यानी देवी प्रसाद वर्मा द्वारा हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो वह है एक टोकरी भर मिट्टी। और यह कहानी एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस प्रकार की है? प्रेरणादायक है, आदर्शवादी है, या अन्य कोई पर्याय दिए जाएगा तो वह एक टोकरी भर मिट्टी यह आदर्शवादी कहानी है, यह भी बात याद रखिए। यहाँ पर इसके पात्र देखते हैं। विधवा, यानी जो विधवा है बुजुर्ग विधवा है और वह विधवा जो है बुजुर्ग विधवा महिला जो है, नारी जो है, स्त्री है, बहू और पुत्र की मृत्यु हुई है। यानी उसकी जो विधवा है उसके पति की मृत्यु हुई है, बहू की हुई है और पुत्र की हुई है और उसके साथ जीने के लिए सिर्फ एकमात्र सहारा बचा है, वह है उसकी एकमात्र पोती, उसके जीने का सहारा है। यानी विधवा के जीने का सहारा कौन है? बहू, बेटा, पति, पुत्र, पोती, पोता। तो पोती है, याद रखिए, क्योंकि काफ़ी सूक्ष्मता के साथ एनटीए प्रश्न पूछ रहा है। अगला पात्र है जमींदार। जमींदार जो है वह दंभी व्यक्तित्व वाला है। दंभी व्यक्तित्व है उसका, एक जमींदार का, और बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठाने पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाता है। यानी अहंकार का तिरोहित, यानी उसका जो अहंकार है, गर्व है, वह छूट जाता है, घमंड टूट जाता है। अन्य पात्रों में विधवा की पोती है और जमींदार का वकील, जो वह अपनी जमींदारी चाल चलाकर वकील के जरिए उस महिला की झोपड़ी अपने कब्जे में कर लेता है, वह जमींदार का वकील है। वैसे ही छोटी कहानी है और यह सभी कहानियाँ इसी चैनल पर हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाई हुई है, निःशुल्क वीडियो रूप में इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप कभी भी देख सकते हो, आपको जैसा समय मिले वैसा। यहाँ के कथन देखते हैं। यानी किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी। उसका प्रिय पति
और इकलौता पुत्र भी इसी झोपड़ी में मर गया था। पतेहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी यहाँ पर याद रखिए, याद रखने वाली बात है। एक पूरा मैं सारांश बताता हूँ कहानी का संक्षिप्तता में। एक ज़मींदार साहब है, उसका एक बड़ा सा महल है। महल के सामने एक झोपड़ी है गरीब की। झोपड़ी यानी कैसी होती है, महल सुंदर होता है, झोपड़ी थोड़ी दिखने में सुंदर नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो उसमें रहता है, जिसकी झोपड़ी है, वह उसको झोपड़ी महल से प्यारी लगती है। तो उस ज़मींदार साहब को आपका महल की जो सीमा है या महल का जो परिसर है, वह थोड़ा बढ़ाने की इच्छा हुई और उसको उस महिला की झोपड़ी पर एक ज़मींदारी चाल से वकील को पैसे देकर ये करके उसने उस झोपड़ी पर कब्जा जमा लिया है। और वहाँ उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। विधवा औरत को, विधवा स्त्री को, बुजुर्ग विधवा को, उसको पोती के साथ निकाल दिया गया है और वहाँ गांव में कहीं रहते हैं। गांव में कहीं रहने के बाद फिर वह एक दिन जो है अपने नौकरों के साथ वह काम बता रहा है झोपड़ी में कि झोपड़ी में जो भी सांप कूड़ा कचरा है वह निकालने का काम बता रहे हैं जमींदार। तब वह बूढ़ी विधवा जो है, महिला जो है, वह एक टोकरी लेकर आती है। एक टोकरी लेकर आती है और वह टोकरी लेकर आने के बाद कहती है कि जमींदार से अनुमति मांगती है कि जब से मैंने यह घर छोड़ा है तब से मेरी पोती ने खाना नहीं खाया है। और वह कहती है कि अपने घर चलो, अपने घर चलो, तभी मैं खाना खाऊंगी। ऐसा वह कहती है। वह उस विधवा को उसकी पोती कहती है, लेकिन वह विधवा महिला कहती है कि मुझे विश्वास है कि यह झोपड़ी तो आपने ले ली है, आप तो हमें यह नहीं दोगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस झोपड़ी के अंदर से एक टोकरी भर मिट्टी मैं ले जाऊंगी और उसका चूल्हा बनाकर उस पर मैं रोटी बनाकर उसको खिलाऊंगी, तो वह अवश्य ही रोटी खाएगी। ऐसा वह अनुमति मांगती है और वह अनुमति उसको वह जमींदार देता है। जमींदार साहब देते हैं और देने के बाद वह अंदर झोपड़ी में जाती है महिला। और वह जाने के बाद जब वह झोपड़ी के अंदर जाती है तब उसको पूरी यादें, पूरा जो कुछ भी संसार बसा था उस झोपड़ी में, वह सब कुछ उसकी आंखों के सामने आता है और वह रोने की अवस्था में आती है, रोने लगती है। लेकिन आंखें पोंछकर वह जल्दी से एक टोकरी भर मिट्टी भरती है और फिर वह जमींदार साहब से कहती है कि वह टोकरी उसके सिर पर उठाने के लिए मदद करे। तो वह जमींदार साहब टोकरी किसी को नौकर से न कहकर खुद उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह टोकरी उठाने की कोशिश करते हैं। तो वह टोकरी ज़रा सी हिलती भी नहीं है, थोड़ी सी ऊपर आती है। तब वहाँ महिला कहती है, विधवा महिला, तो आपको तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, लेकिन इस झोपड़ी में न जाने कितनी हजार टोकरी मिट्टी पड़ी है, तो आप इसका भार, इस मिट्टी का भार जीवन भर कैसे संभालोगे या कैसे उठाओगे। तो यह वाक्य सुनकर जमींदार का जो अहंकार जो है वह टूट जाता है और वह अहंकार टूट जाता है, घमंड टूट जाता है और वह उस महिला को अपनी जो झोपड़ी ली थी वह झोपड़ी वापस कर देता है। यहाँ पर उस जमींदार का हृदय परिवर्तन यह भी दिखाया है। यहाँ तक कहानी समाप्त हो जाती है। अब देखते हैं एक कथन क्या है। यह प्रश्न पूछा गया था इसके पहले दिसंबर महीने 2023 में नेट परीक्षा में कि वह महिला जो है झोपड़ी में झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी किस लिए लेके जाती है, तो चूल्हा बनाने के लिए। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। कानूनी व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया। यानी वह कानून यानी ऐसे मुंह से कहा, यहाँ से निकल जा, झोपड़ी में अब मैंने ले ली है, तो वह नहीं गई महिला। तो उसने अदालत के ज़रिए, यानी वह उस वकील को कुछ पैसे देके भ्रष्टाचार करके उस झोपड़ी पर अदालत के ज़रिए अपना कब्जा जमा लिया है, मालिकाना हक साबित किया है। तब वह निकल गई है महिला। अगला कथन देखते हैं। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। जैसे मैंने अभी बताया उसी प्रकार
जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यानी वह चूल्हा बनाने के लिए एक टोकरी भर मिट्टी ले जाती है। अगला है, महाराज नाराज न हो। अ, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी वह कहती है कि वो टोकरी उठाने के लिए कहती है और उसको टोकरी हिलती ही नहीं, उठती नहीं। तब वह विधवा बूढ़ी, जो विधवा बुजुर्ग विधवा है, वह कहती है कि महाराज, आपको एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो न जाने कितनी हजार टोकरियां मिट्टी पड़ी है और उस मिट्टी का भार आप जीवन भर जन्म भर कैसे उठा सकोगे? यह सुनते ये ऐसा कहती है वह महिला, विधवा महिला। फिर यह वाक्य सुनते ही जमींदार साहब का जो धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंख खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस कर दी। ने हृदय परिवर्तन हो जाता है यह वाक्य सुनकर, और उसने इंसानियत भूल चुका था वह, और फिर वह हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह फिर उस महिला को उसका घर, उसकी झोपड़ी वापस दे देता है। यहाँ पर कहानी समाप्त हो जाती है। अगली कहानी देखते हैं, वह है राही। राही कहानी जो है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। और यह कहानी संग्रह जो है 1947 में प्रकाशित हुआ था। सीधे साधे चलचित्र में यह कहानी प्रकाशित थी। अभी यहाँ पर मुक्तिबोध सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में कुछ कहते हैं। वह क्या कहते हैं देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता जो है उनके जीवन में है। यह जो है मुक्तिबोध का कथन है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। अभी यह जो कहानी है, राही कहानी, सीधे साधे चित्र में प्रकाशित कहानी है। सीधे साधे चित्र इस कहानी संग्रह में प्रकाशित कहानी है राही, और यह 1947 में प्रकाशित हुई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का सीधे साधे चित्र यह अंतिम कहानी संग्रह है। अब इस कहानी संग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी कहानियां हैं यह एक बार देखते हैं। पहली कहानी है रूपा, फिर कैलाशी नानी, फिर बी आहा कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, फिर दुराचारी, मंगला, हिंग वाला, राही, तांगे वाला और गुलाब सिंह। यह कहानियाँ सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह में संग्रहित है। और यह सब कहानियाँ सुभद्रा कुमार चौहान की है। याद रखिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ। रूपा, कैलाशी नानी, बिहुआ, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हिंग वाला, राही, तांगे वाला, गुलाब सिंह। याद रखिए, यह कहानियाँ सीधे साधे चलचित्र में यह प्रकाशित कहानियाँ हैं। इस कहानी में जो है जल परिवेश का, जब अनीता जो है जेल में रहती है और उसको राही मिलती है, वहाँ पर जो मांगरोली जनजाति की होती है वह मिलती है और फिर उसका चित्रण करती हुई यह कहानी जल परिवेश में, यानी जेल में लिखी हुई है। जेल और जेल में अंतर है, याद रखिए। राही पात्र देखते हैं यहाँ के। ये पहली पात्र जो है राही। राही मांगरोली जाति की एक गरीब असहाय नारी है, नारी स्त्री है। यानी वह जो है राही कौन है? मांगरोली जनजाति की है, मांगरोली जाति की है, गरीब असहाय है, उसका कोई सहारा नहीं है और वह स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उनके पति को, यानी वह राही के पति को किसने मारा है? तो पुलिस ने मारा है, मार दिया जाता है। और वह राही कितने 5 छः सेर अनाज की चोरी करते हैं और इसकी आरोप में ही पुलिस उसको सज़ा देती है, जेल में बंद कर देती है।
दूसरी पात्र है अनीता। अनीता जो है वह स्वतंत्र सेनानी है। एक वह पढ़ी लिखी स्त्री है अनीता। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में एक बंद स्त्री है और अन्य पात्रों में राही का पति है और राही के बच्चों, जो उसके या बच्चों की याद आती है। राही चोरी करती है, अनाज की चोरी करती है, याद रखिए। अभी यहाँ पर इसके कथन देखते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। यानी वह कहती है कि मैंने जो मांगरोली यानी जो भीख मांगने वाली जाति थी, उसको कोई काम नहीं था, काम नहीं देते थे, तो वह भीख मांगा लेकिन कहीं नहीं मिला। बाजार में वो टोकरी लेकर बैठी कि कहीं का बोझ उठाने का काम मिल जाए, उससे कुछ खाने का सामान खरीदा जाए, लेकिन कुछ काम भी नहीं मिलता है। तो उतने में सामने एक बच्चा रो रहा था किसी का, तो उस बच्चे को देखकर राही को अपने भूखे बच्चों की याद आ गई और उसकी याद आते ही सामने एक अनाज की गठरी या गोनी रखी हुई थी, वह गोनी वह उठाकर भागने ही वाली थी या भागी ही थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। यह राही अनीता से कहती है और राही जो अनीता से सरकार कह के संबोधित करती है, सरकार कह के बात करती है। अगला कथन देखते हैं। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही यानी ये राही अनीता से, और अनीता को राही सरकार कहती है कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। जिसके पास पैसा है, जो बड़े है, बड़े मालदार पार्टी है, उसी की सब कुछ सुनते हैं। तो हम गरीब इंसान हैं, हमारा कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने भी बहुत कुछ बताया, समझाया, जो स्थिति थी वह बताई, फिर किसी ने नहीं सुना। यह राही अनीता से कह रही है। अगला कथन देखते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह बात क्या है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग तो पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल में भेज दी जाती है। यह जो है यह अनीता का कथन है या लेखिका का कथन है। अगला देखते हैं। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। यानी वह अनीता कहती है कि हम जेल में आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा पहाड़ बड़ा त्याग करते हैं, यानी जेल आकर हम कौन सा बड़ा त्याग करते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है। यानी जेल में आए तो नेतृत्व की सील, यानी नेतृत्व किया तभी जेल में आए। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है। यानी कोई कहता है कि मैं 4 बार जेल में जाकर आएगा, तुम्हारी क्या औकात है, मैं 4 बार जेल में जाकर आया। तो वह कहती है कि हम अभिमान से कहते हैं यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। यानी वह हमारी 5वीं जेल यात्रा है, दूसरी जेल यात्रा है, ऐसे वह मैं इतनी बार जेल जाकर आया, इतनी बार मैंने सज़ा काटी, ऐसे कहकर वो खुद का आत्मा अनुभव या आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम कितने बार जेल जा चुके होते हैं, यानी तात्पर्य यह होती कि हम कितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर तीस जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और
क्या क्या हो जाते हैं, यानी वह जेल में जाते हैं, त्याग करते हैं और फिर जेल में छूट जाने के बाद ये फिर कांग्रेसी सरकार में कौन कौन से पद पर हम जा विराजमान होते हैं। अगला कथन है, अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई देने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति, यानी वह जो समझो कोई कौन सा पक्ष जो है वह सत्ता में नहीं है तो उसकी बुराई की जाती है, और वह पक्ष जब सत्ता में आता है तो उसके जो नियम है, उसके जो कानून हैं या उसकी जो भी विचारसरणी है वह लोग अपनाने लगते हैं। उसी प्रकार वह कहती कि यह सब लोग करते हैं तो वह देशभक्ति के लिए करते हैं या सत्ता भक्ति के लिए या सत्ता पाने के लिए करते हैं। अगला कथन देखते हैं, यह भी राही कहानी से ही है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। यानी लेखिका क्या कहती है कि वास्तव में देशभक्ति क्या है, सच में देशभक्ति क्या है। जो गरीब है, गरीब का कष्ट निवारण, गरीबों की समस्या छुड़ाने में ही सच्ची देशभक्ति है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी भारत माता की संतानें हैं। यानी जो गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यह अन्य कोई नहीं है, वह भी हमारे भारत देश की संतानें हैं, भारत देश के पुत्र हैं। इन हजारों लोगों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। यानी जो गरीब है उसको घरदार नहीं है, ऐसे लोगों की कुछ थोड़ी सी सेवा की या कुछ थोड़ा सी उसकी समस्या का निवारण किया तो भी हमने सच्ची देशभक्ति, सचमुच की देशभक्ति निभाई है या सेवा की है, ऐसा हो सकता है। हमारा वास्तविक देश देहातों में ही है, हमारा वास्तविक देश जो है वह देहातों में है, गांव में है, ग्रामों में है, याद रखिए। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्र को और सास बहू को, यानी यहाँ पर लेखिका कहती है कि जो मुख्यतः किसान है, जो मुख्य है जैसे किसान है, उन किसानों के या स्त्रियों को ही सबको समस्याएं या कष्ट पता है, लेकिन जो समाज से हाशिए पर है, जैसे कि हाशिए पर यानी समाज से बाहर है, उनकी समस्या पर ध्यान कौन देगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पर। हमारा वास्तविक देश देहातों में ही है, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार, अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्र को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। अगला कथन देखते हैं, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। यानी संसार संभालते हुए या संसार के जो भी संसार करते हुए संसार के भागदौड़ करते हुए जो भी संसार की मरीचिका है, जो भी नियम है वह हम भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच जाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। यानी मानवीयता से बढ़कर कौन सा अन्य कोई मानव धर्म नहीं है। यहाँ पर जो हमने यह देखा तो यहाँ तो है हमारा यह जो था कहानी हमारी समाप्त हुई है यहाँ पर। तो आज की वीडियो में हमने चंद्रदेव से मेरी बात है यह कहानी देखी, उसके बाद दुलाई वाली कहानी देखी, उसके बाद एक टोकरी भर मिट्टी कहानी देखी, याद रखिए। तो आज हमने लगभग 3 कहानियाँ देखी हैं। तो आगे की वीडियो में अन्य दूसरी कहानियाँ देख सकेंगे। जैसे लंबा वीडियो बना था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ काम के लिए बाहर गया था तो तुरंत आया और यह नोट्स बनाए थे, पीडीएफ बनाया और फिर तुरंत अपलोड कर दिया। तो ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें एक उत्साह देता है, प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।